नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प भारतीय कानूनी मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं। मामला है चमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा। 2011 का ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और हमारे पास इसका जो कोर्ट का दस्तावेज है, हम उसी के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मामला कई पेचीदा सवाल उठाता है, खासकर महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में। सही कहा। और जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 है, जो गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की बात करती है। तो इस धारा के तहत पत्नी किसे माना जाएगा, इसकी परिभाषा क्या है? ये सवाल तब और अहम हो जाता है जब कोई जोड़ा, मतलब पुरुष और महिला, बिना किसी औपचारिक शादी के लंबे समय तक साथ रहे हों। बिल्कुल, या फिर तब भी जब शादी तो हुई हो पर किसी पारंपरिक रीति रिवाज से हुई हो, जो शायद हमारे हिंदू मैरिज एक्ट की सख्त शर्तों पर पूरी तरह खरी न उतरती हो। हाँ, तो इन्हीं सब सवालों को आज हम थोड़ा खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। मामला क्या था, अदालत ने क्या कहा और इसका आज के समय में क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। संक्षेप में, जो अपीलकर्ता थीं चमुनिया जी, उनकी कहानी क्या थी? देखिए, उनकी पहली शादी उनके पति के बड़े भाई से हुई थी। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद, जैसा कि उस समुदाय के रिवाज में था, उनकी शादी छोटे भाई यानी जो इस केस में प्रतिवादी थे, वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, उनसे करवा दी गई। और ये शादी एक खास रस्म से हुई थी, है ना? कथा और सिंदूर। हाँ, दस्तावेज में इसका जिक्र है, कथा और सिंदूर। ये एक तरह की पारंपरिक मान्यता थी उनके समुदाय में शादी की। तो इस रस्म के बाद वो दोनों साथ रहने लगे, पति पत्नी की तरह। ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय बाद चमुनिया जी का आरोप था कि उनके पति ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, घर से निकाल दिया और गुजारा भत्ता यानी खर्चा देना भी बंद कर दिया। अच्छा, तो ये स्थिति थी। फिर उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। जी, उन्होंने दो मुख्य चीजें की। एक तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते के लिए अर्जी दी, और दूसरा हिंदू विवाह अधिनियम यानी एचएमए की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए केस किया। मतलब वो चाहती थीं कि अदालत उनके पति को निर्देश दे कि वो उन्हें वापस साथ रखें। तो निचली अदालतों का क्या रुख रहा इस पर? जो ट्रायल कोर्ट थी, या कह लीजिए फैमिली कोर्ट, उसने चमुनिया जी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। अच्छा, तो शुरू में तो राहत मिली। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रतिवादी यानी उनके पति इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। अरे, किस आधार पर? हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से उनकी शादी की वैधता पर ही सवाल उठा दिया। उनका मानना था कि ये जो कथा और सिंदूर वाली रस्म थी, ये हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 में बताई गई जरूरी रस्मों जैसे सप्तपदी वगैरह को पूरा नहीं करती। इसलिए कानून की नजर में ये वैध शादी ही नहीं है। ओह, मतलब अगर शादी ही वैध नहीं, तो फिर धारा 125 में पत्नी के तौर पर गुजारा भत्ता कैसे मिलेगा? ये तर्क था। बिल्कुल, यही हाईकोर्ट का नजरिया था। और क्योंकि हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया, चमुनिया जी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। तो ये है पूरा मामला यहाँ तक का। अब आते हैं उन कानूनी सवालों पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। क्या थे वो मुख्य सवाल? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत बुनियादी और अहम सवाल थे। पहला तो यही था कि अगर कोई पुरुष और महिला काफी लंबे समय तक, सालों तक एक साथ रहते हैं, पति पत्नी की तरह दिखते हैं समाज को, तो क्या कानून ये मान लेगा कि उनकी शादी हो चुकी है? इसे ही विवाह की धारणा या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज कहते हैं, है ना? बिल्कुल। क्या यह धारणा इतनी मजबूत है कि महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मिल सके, भले ही शादी का कोई पक्का सर्टिफिकेट या सबूत न हो? ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर भारत जैसे देश में जहां कई तरह के रिश्ते होते हैं। सही कहा। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए शादी का एकदम सख्त कानूनी सबूत देना ही होगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पूरी हुई शादी का सबूत? और ये सवाल और भी जरूरी हो गया था शायद एक नए कानून की वजह से। हाँ, यहीं पर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 यानी डीवी एक्ट का जिक्र आया। कोर्ट को ये देखना था कि क्या डीवी एक्ट के आने के बाद भी धारा 125 के लिए शादी के उतने ही सख्त सबूत की जरूरत है। अच्छा, और तीसरा सवाल सीधे तौर पर चमुनिया जी के मामले से जोड़ा था।
कि अगर शादी किसी पारंपरिक रिवाज जैसे कथा और सिंदूर से हुई है, जो शायद एचएमए की धारा 7 की सभी औपचारिक शर्तों को पूरा नहीं करती, तो क्या ऐसी शादी महिला को धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने का हक देती है? मतलब रिवाज बनाम कानून की सख्ती। एक तरह से, हाँ। तो चलिए पहले इस विवाह की धारणा वाले मुद्दे पर बात करते हैं। ये क्या है और अदालतों ने इसे कैसे देखा है? आपने कहा कि लंबे समय तक साथ रहने से कानून शादी मान सकता है। जी, ये एक पुराना कानूनी सिद्धांत है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि यूके वगैरह में भी अदालतों ने इसे माना है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट और उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने कई मामलों में, जैसे बद्री प्रसाद बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन या तुलसा बनाम दुर्गतिया जैसे केसों में ये कहा है। क्या कहा है उन्होंने? सिद्धांत ये है कि अगर एक पुरुष और महिला लंबे समय तक खुले तौर पर समाज की नज़र में पति पत्नी की तरह रहते हैं, एक घर में रहते हैं, बच्चे होते हैं, तो कानून ये मानेगा कि उनकी शादी हुई है। कानून अवैध संबंध के बजाय शादी के पक्ष में धारणा बनाता है। अच्छा, मतलब कानून अच्छे रिश्ते को प्राथमिकता देता है। हाँ, और अगर कोई इस बात को चुनौती देता है, कहता है कि ये शादी नहीं थी, तो ये साबित करने का जिम्मा, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, उसी व्यक्ति पर होता है। उसे मजबूत सबूत देने होंगे कि ये रिश्ता शादी का नहीं था। तो चमुनिया जी के केस में उनके साथ रहने, घर साझा करने और वो कथा और सिंदूर रस्म को देखते हुए क्या कोर्ट ने माना कि शादी की धारणा बन रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया और माना कि हाँ, इन परिस्थितियों में विवाह के पक्ष में एक मजबूत धारणा, एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन तो बनती है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो ये तो हुई धारणा की बात। अब आते हैं सीआरपीसी की धारा 125 पर। इसके तहत पत्नी की व्याख्या कैसे की गई है? क्या ये हमेशा से सख्त रही है? यहीं पर मामला थोड़ा उलझा हुआ है। देखिए, धारा 125 का जो मूल उद्देश्य है वो बहुत साफ है। बेसहारापन, लाचारी को रोकना, महिलाओं, बच्चों और बूढ़े माँ बाप को सड़क पर आने से बचाना। ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कानून है जिसका मकसद तुरंत राहत देना है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी मकसद है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए कुछ पुराने और अहम फैसलों में, जैसे जगीर कौर बनाम जसवंत सिंह या फिर बहुत चर्चित मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है और इसका पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, से सीधा संबंध नहीं है। ये एक अलग त्वरित राहत देने वाला कानून है और इसलिए पत्नी शब्द की व्याख्या थोड़ी उदार होनी चाहिए ताकि कानून का सामाजिक उद्देश्य पूरा हो सके। तो कुछ मामलों में माना गया कि परिभाषा थोड़ी लचीली हो सकती है। हाँ, विमला के बनाम वीरास्वामी के जैसे मामलों में भी ये संकेत मिले कि उन महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है जो शायद शादी की एकदम सख्त कानूनी परिभाषा में न आती हो, पर रिश्ते की प्रकृति वैसी ही हो। लेकिन आपने कहा था कि कुछ मामलों में बहुत सख्त रुख भी था। बिल्कुल, और यहीं पर विरोधाभास आता है। यमुनाबाई अनंतराव अडिव बनाम अनंतराव शिवराम अडिव और सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंचों ने ये फैसला दिया कि धारा 125 के तहत पत्नी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। अच्छा, मतलब दूसरी शादी अगर पहली के होते हुए हुई हो तो वो मान्य नहीं और ऐसी पत्नी को 1225 में हक नहीं। हाँ, उन मामलों में यही कहा गया कि अगर शादी ही शून्य या वॉइड है कानून की नज़र में, तो महिला पत्नी की परिभाषा में नहीं आती, भले ही वो सालों साथ रही हो या उसे पता ही ना हो कि पुरुष पहले से शादीशुदा है। इन फैसलों में शादी के सख्त सबूत पर जोर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। एक तरफ उदार व्याख्या की बात, दूसरी तरफ इतनी सख्ती। जी हाँ, और इसी कानूनी मतभेद की वजह से चमुनिया का मामला इतना महत्वपूर्ण हो गया। अदालत के सामने ये परस्पर विरोधी मिसालें थीं और उन्हें तय करना था कि कौन सा रास्ता सही है। ये सचमुच एक कानूनी दुविधा थी। और फिर इसी बीच 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आ गया, डीवी एक्ट। इसने इस पूरी तस्वीर को कैसे प्रभावित किया? डीवी एक्ट 2005 एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। इसने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बहुत व्यापक सुरक्षा कवच दिया और इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ शादीशुदा पत्नियों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो ये किस तरह के रिश्तों को कवर करता है?
इसकी धारा 2F घरेलू संबंध यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप को परिभाषित करती है और इसमें खून के रिश्ते, गोद लेने के रिश्ते और शादी के अलावा विवाह की प्रकृति वाले संबंध रिलेशनशिप्स इन द नेचर ऑफ मैरिज को भी शामिल किया गया है। विवाह की प्रकृति वाले संबंध मतलब लिव इन रिलेशनशिप? हाँ बिल्कुल, ऐसे रिश्ते जहां जोड़ा पति पत्नी की तरह रहता है भले ही उनकी औपचारिक शादी न हुई हो। डीवी एक्ट ऐसे रिश्तों में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा देता है। और ये किस तरह की सुरक्षा देता है? क्या इसमें आर्थिक मदद भी शामिल है? जी हाँ, डीवी एक्ट सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं बल्कि भावनात्मक, यौन और खासकर आर्थिक दुर्व्यवहार इकोनॉमिक अब्यूज को भी घरेलू हिंसा मानता है। धारा 3। आर्थिक दुर्व्यवहार मतलब गुजारा भत्ता न देना, घर से निकाल देना, स्त्री धन न देना, ये सब इसमें आता है। और एक्ट की धारा 20 के तहत अदालत ऐसी पीड़ित महिला को मौद्रिक राहत मॉनेटरी रिलीफ दिलवा सकती है जिसमें गुजारा भत्ता भी शामिल है, जो काफी हद तक धारा 125 जैसा ही है। ओह, तो डीवी एक्ट तो लिव इन पार्टनर को भी गुजारा भत्ता दिलवा सकता है? हाँ, और मुआवजा कॉम्पेंसेशन भी दिलवा सकता है, धारा 22। और एक और महत्वपूर्ण बात, धारा 26 ये कहती है कि डीवी एक्ट के तहत मिलने वाली ये राहतें किसी और कानूनी कार्रवाई जैसे तलाक या धारा 125 की कार्रवाई के साथ भी मांगी जा सकती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इसका सीआरपीसी की धारा 125 की व्याख्या पर क्या असर पड़ना चाहिए था कोर्ट के अनुसार? यही सुप्रीम कोर्ट ने चमुनिया मामले में मुख्य तर्क उठाया। उन्होंने कहा कि सोचिए, एक तरफ संसद 2005 में एक नया कानून बना रही है जो लिव इन जैसे रिश्तों को कानूनी मान्यता दे रहा है, उनमें रहने वाली महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और गुजारा भत्ता दे रहा है। तो दूसरी तरफ क्या ये सही है कि हम सीआरपीसी की धारा 125, जिसका उद्देश्य भी सामाजिक न्याय और बेसहारापन रोकना है, उसकी पत्नी की परिभाषा को यमुनाबाई और सविताबेन जैसे पुराने फैसलों के आधार पर इतना संकीर्ण रखें? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब एक कानून आगे बढ़ रहा है और दूसरा वहीं अटका हुआ है। बिल्कुल। कोर्ट का इशारा यही था कि क्या धारा 125 की व्याख्या को भी बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और इस नए कानूनी परिदृश्य डीवी एक्ट के हिसाब से विकसित नहीं होना चाहिए? क्या पत्नी की परिभाषा को ज्यादा उदार और उद्देश्यपूर्ण नहीं बनाया जाना चाहिए ताकि उन महिलाओं को भी मदद मिल सके जो शायद सख्त कानूनी परिभाषा में फिट ना हो पर असल में पत्नी की तरह ही रह रही हों और बेसहारा हों? ये तो बहुत मजबूत तर्क लगता है। तो क्या इस तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चमुनिया जी के पक्ष में फैसला दे दिया? उन्हें गुजारा भत्ता मिल गया? देखिए, सीधे तौर पर इस फैसले में उन्हें राहत नहीं मिली। मतलब कोर्ट ने खुद ये तय नहीं किया कि उन्हें भत्ता मिलेगा या नहीं। अरे क्यों, जब तर्क इतना साफ था? वजह थी वो पुराने परस्पर विरोधी फैसले, खासकर यमुनाबाई और सविताबेन वाले, जो सुप्रीम कोर्ट की ही बड़ी बेंचों ने दिए थे। चमुनिया का मामला सुनने वाली बेंच में सिर्फ 2 जज थे। अच्छा, तो छोटी बेंच बड़ी बेंच के फैसले को सीधे पलट नहीं सकती? हाँ, न्यायिक अनुशासन, जुडिशियल डिसिप्लिन का यही तकाजा होता है। उन्हें लगा कि वो खुद उन पुराने फैसलों को, जो पत्नी की सख्त व्याख्या करते थे, खारिज नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने मामले को और इससे जुड़े जो मुख्य कानूनी सवाल थे उन्हें एक बड़ी बेंच, लार्जर बेंच के पास भेजने का फैसला किया। कौन से सवाल भेजे गए बड़ी बेंच को? वही मुख्य सवाल जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। पहला, लंबे समय तक साथ रहने से विवाह की धारणा का क्या असर होगा धारा 125 पर। दूसरा, क्या धारा 125 के लिए शादी के सख्त सबूत की जरूरत है, खासकर डीवी एक्ट के आने के बाद। और तीसरा, पारंपरिक रिवाजों से हुई शादी की वैधता धारा 125 के लिहाज से क्या होगी। तो मतलब गेंद अब बड़ी बेंच के पाले में डाल दी गई ताकि एक अंतिम और आधिकारिक फैसला आ सके इन मुद्दों पर। बिल्कुल, ताकि ये जो विरोधाभास था अलग अलग फैसलों में वो खत्म हो और कानून में स्पष्टता आए। लेकिन क्या इस बेंच ने अपनी कोई राय जाहिर की कि वो क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? हाँ, उन्होंने बहुत साफ तौर पर अपनी राय जाहिर की। ओके। उन्होंने पुरजोर तरीके से ये सिफारिश रिकमेंडेशन की कि धारा 125 में पत्नी शब्द की व्याख्या को व्यापक और उदार बनाया जाना चाहिए। किस आधार पर? उन्होंने कहा कि ऐसी व्याख्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के सिद्धांतों के अनुरूप होगी। और ये व्याख्या 2005 के डीवी एक्ट की भावना, स्पिरिट
से भी मेल खाएगी, जो रिश्तों की असलियत को ज्यादा महत्व देता है, न कि सिर्फ कानूनी औपचारिकता को। तो एक तरह से उन्होंने रास्ता तो दिखा दिया कि किस दिशा में सोचना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने बड़ी बेंच के विचार के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया, जो सामाजिक हकीकत और कानूनी उद्देश्य दोनों को ध्यान में रखता हो। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प मोड़ था। तो ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है? मतलब कानून कैसे समाज के साथ कदम मिलाने की कोशिश करता है या कभी-कभी पीछे रह जाता है? ये मामला बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है। समाज बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, और कानून को भी इन बदलावों को समझना और अपनाना पड़ता है। हाँ, खासकर जब कानून का मकसद ही सामाजिक सुरक्षा देना हो। बिल्कुल। धारा 125 का मूल विचार हमेशा से लाचारी और बेसहारापन को रोकना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मकसद सिर्फ उन्हीं रिश्तों तक सीमित रहना चाहिए जिन पर कानून की औपचारिक मोहर लगी है, या उन रिश्तों को भी शामिल करना चाहिए जो असलियत में वैसे ही काम करते हैं, जहां एक महिला आर्थिक रूप से निर्भर होती है और छोड़ दिए जाने पर बेसहारा हो सकती है? ये एक नैतिक सवाल भी है, सिर्फ कानूनी नहीं। सही कहा। और ये मामला दिखाता है कि कैसे न्यायपालिका भी इन सवालों से जूझती है, पुराने फैसलों और नई सामाजिक कानूनी सच्चाइयों जैसे डीवी एक्ट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या रह जाती है इस पूरे मामले से? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब डीवी एक्ट जैसे नए कानून स्पष्ट रूप से विवाह की प्रकृति वाले यानी लिव इन जैसे रिश्तों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा दे रहे हैं, तो फिर सीआरपीसी की धारा 125 जैसे पुराने कानूनों में शादी के सख्त सबूत की मांग कब तक जायज ठहराई जा सकती है? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है, खासकर उन महिलाओं के प्रति जो शायद ज्यादा जागरूक ना हो या जिनके पास शादी के औपचारिक सबूत न हो, पर जो सालों से पत्नी की तरह रही हों और अब उन्हें सहारे की जरूरत हो? सही बात है। कहां पर हमें कानूनी औपचारिकता और रिश्तों की जीती जागती हकीकत, लिव्ड रियलिटी, के बीच सही संतुलन बनाना चाहिए? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और चमोनिया का मामला हमें इसी संतुलन को खोजने की जरूरत की याद दिलाता है। बहुत खूब। ये एक जटिल लेकिन बेहद जरूरी चर्चा थी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को सीआरपीसी धारा 125 और पत्नी की परिभाषा से जुड़े इन पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।